नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज बात करेंगे सूरत और अहमदाबाद के कपड़ा कारोबारियों की हड़ताल की और जीएसटी लागू होने के बाद क्या है मेवा कारोबारियों की दिक्कतें। साथ ही चंपारण सत्याग्रह के 100 साल के बाद वहां के गांव की हालत पर हमारी खास सीरीज। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कपड़े से जीएसटी हटाने की मांग पर अड़े व्यापारी। सूरत और अहमदाबाद में बेमियादी हड़ताल जारी। इंदौर के बाजार पर भी असर। पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम में 23 जिलों की 15 लाख से ज्यादा आबादी पीड़ित। अरुणाचल में भारी बारिश से भूस्खलन। शहरों में बढ़ रहे हैं बाल विवाह के मामले। जनगणना आंकड़ों के विश्लेषण से खुलासा। कानूनी उम्र से पहले हुई 20% लड़कियों की शादी। और चंपारण को कृषि संकट से निजात नहीं। सत्याग्रह के 100 साल बाद भी नहीं बदले हालात। मुसीबत में छोटे और मंझोले किसान। कपड़ा कारोबारी जीएसटी हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सूरत और अहमदाबाद में कपड़ा व्यापारियों की बेमियादी हड़ताल जारी है। सरकार के रवैये से नाराज कारोबारियों ने कहा है कि उन्हें कपड़े पर जीएसटी मंजूर नहीं है। हड़ताल का असर इंदौर के बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जीएसटी के विरोध में बुधवार को भी सूरत और अहमदाबाद के प्रमुख कपड़ा बाजार बंद रहे। बाजार पर हड़ताल का असर दिखने लगा है। खासतौर पर मजदूर वर्ग और कपड़े से जुड़े छोटे कारोबारियों की आर्थिक हालत बिगड़ रही है, जबकि मसले का हल जल्द निकलता नजर नहीं आता। कारोबारी कपड़े से जीएसटी हटाने की मांग पर अड़े हैं। हमारे पर रहम करो, छोटे लोगों को अपना जीवन यापन करने दो। ये रोजी रोटी है हमारी रोजी रोटी चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन है केंद्र सरकार से कि आप जीएसटी कपड़ा व्यवसाय पर हटवाकर छोटे उद्योग, छोटे व्यापारियों को राहत प्रदान करें। जीएसटी को कपड़े पर से मुक्त कर दिया जाए। हमारी मांग सब यही मांग है और हम जब तक ये नहीं होगा जब तक हम इस मांग पर सब कायम रहेंगे। थोक कपड़ा व्यापारियों की हड़ताल का असर उन शहरों और राज्यों पर भी पड़ रहा है जहां सूरत से कपड़े की सप्लाई होती है। इंदौर के बाजार में भी साड़ी और ड्रेस मटेरियल का संकट गहराने लगा है। इंदौर में 600 से 700 थोक व्यापारी और 2000 से ज्यादा रिटेलर्स का संबंध सूरत के कारोबार से है। उनका कहना है कि अब पुराना स्टॉक खत्म होने लगा है और नए ऑर्डर बुक नहीं हो पा रहे हैं। सूरत के कारण इंदौर का करीब 60 से 70% मार्केट प्रभावित है, क्योंकि साड़ी की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं कपड़ा मार्केट में। तो सूरत से कोई माल पिछले जब से जीएसटी लगा सब माल आना बंद हो गया है। सूरत का माल पूरे हिंदुस्तान की हर मंडी में जाता है और प्रॉपर इस महीने में तो सूरत की आइटम का सेल होता है। क्योंकि 20 दिन बाद राखी है तो सभी जगह साड़ी का व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा होता है और पिछले 20 दिन से सूरत से माल की आवक बिल्कुल बंद है। इस चक्कर में हिंदुस्तान की कपड़े की हर मंडी प्रभावित है। इस महीने की शुरुआत से ही सूरत के कपड़ा कारोबारी बेमियादी हड़ताल पर हैं। इनके समर्थन में 10 जुलाई से अहमदाबाद के कपड़ा कारोबारी भी बेमियादी हड़ताल पर चले गए। सूरत, अहमदाबाद और इंदौर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी लागू होने से दिल्ली के ड्राई फ्रूट व्यापारी भी परेशान हैं। वो अभी भी जीएसटी के नियमों को समझने में ही उलझे हुए हैं, जबकि उनकी शिकायत है कि ग्राहक जो उनके पास आते हैं वो भी तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें और उलझा देते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक की खारी बावली देश में थोक कारोबार के सबसे बड़े बाजारों में एक, लेकिन आजकल यहाँ पर कुछ सूना सूना सा लगता है। व्यापारियों के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद इस बाजार की चमक खो गई है। एट प्रेजेंट जो है अभी मार्केट स्लो हुई है। पहले से जो कस्टमर है वो एकदम लग रहा है मार्केट में कम है। अभी एकदम इमीडिएटली जो वो है वो थोड़ा सा सेल पे प्रभाव पड़ा हुआ है। जीएसटी लागू होने के बाद ड्राई फ्रूट्स के व्यापारी सतीश ने अपनी दुकान 3 दिन बाद खोली। कारण था नए बिल बुक का छप कर नहीं आना। लेकिन अब उनके लिए दूसरी दिक्कत है। हर ड्राई फ्रूट्स पर अलग जीएसटी लागू है। बादाम, अखरोट, अंजीर 12% वाली जीएसटी श्रेणी में आते हैं, तो काजू, किशमिश और मखाने 5% वाली श्रेणी में। वहीं रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स 18% की जीएसटी श्रेणी में आते हैं।
सभी तरह के मसालों पर 5% GST लागू है। व्यापारियों को हर खरीद पर ग्राहक को अलग अलग बिल बनाकर देना पड़ रहा है, यानी उनका कागजी काम कई गुना बढ़ गया है। कस्टमर को अभी मैंने बिल पे माल दिया 5%, एक ही कस्टमर को 5% का आइटम अलग छाटनी पड़ी, 12% वाली अलग छाटनी पड़ी, 18% वाली अलग। मैनुअल काम करना पड़ रहा है। मेरे पास इतना स्टाफ नहीं है, ना मेरे पास इतना कोई अभी कंप्यूटराइज सिस्टम है। अब मेरे को टाइम लग रहा है कस्टमर को अटेंड करना है। कस्टमर भी बोलता है जल्दी करो। ऐसी ही समस्या कई और व्यापारियों को भी है। राजीव खारी बावली में पिछले कई दशकों से देसी घी का व्यापार करते हैं। GST लागू होने के बाद अब उन्हें ग्राहकों को बार बार ये बताना पड़ता है कि देसी घी पर 12% टैक्स लग गया है। पहले इस पर सिर्फ 5% वैट लगा करता था। नई दरों को लेकर ग्राहक भी भ्रम में हैं। अब जो टीन पहले 6,000 का था, अब कस्टमर आता है और हमें उसको 6400 का बोलते हैं, तो कस्टमर सोचता है कि हम चोर हैं। शायद एकदम 400 रुपये बढ़ जाना, 7% इंक्रीज़, उससे 7% की महंगाई बढ़ गई। सब में एक ही है, तो मसालों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए टैक्सेस लगने में, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता। ये शॉपकीपर्स कभी बोलते हैं कि इलायची में कुछ है, मिश्री में कुछ है, किस में कुछ है। अगर हमें क्लियर होगा जब हम मार्केट में आएंगे कि इतना % टैक्स देना ही देना है, तो हम कोई क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे। साफ है, GST के तहत टैक्स रेट अलग अलग होने के कारण व्यापारी और ग्राहक दोनों असमंजस में हैं। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अनु दीवान। और दिल्ली के खारी बावली बाजार का मुआयना करके लौटी हमारी संवाददाता अनु दीवान इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनु, अगर देखें तो भारत में जो सूखे मेवे की खपत है वो करीब 4,50,000 टन के आसपास है। अब जब GST के अलग अलग स्लैब हमारे सामने आए हैं, उसका कितना असर आपको ड्राई फ्रूट बाजार पर दिखाई दिया? क्या झटका लगा है इससे? बिल्कुल प्रीति, जब हम लोग इस मार्केट में गए हैं खारी बावली, ये सबसे बड़ा मार्केट पूरी दिल्ली का माना जाता है। चाहे हम मेवे की बात करें या तरह तरह के और जितनी भी चीज़ें होती है खाने पीने के लेके, उसको लेकर सबसे बड़ी बात हमने ये जो दुकानदार थे उनसे जानने की कोशिश की कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि GST लगने के बाद वो कम से कम 5 या 6 दिन बाद अपनी दुकानें खोल रहे हैं। उसके उन्होंने कई कारण बताए कि सबसे पहले तो GST जब 1 जुलाई से लागू हो गया तो उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं थी कि उनको आगे क्या कैसे करना है। तो उनकी जो बिल बुक्स थी वो छप के नहीं आई थी, जिसके बिना वो अपना माल बेच नहीं सकते थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। तो बिल बुक छपने में, उसको आने में और उसको किस तरह से अब उनको बिल बनाना है, अपने कस्टमर्स को कैसे देना है, वो समझने में काफ़ी टाइम लग गया। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि अब जो रिटर्न्स फाइल करने हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, और उसको समझने के साथ साथ अपने कंज्यूमर को समझाना ज़रूरी है। उसको सही तरीके से समझाना कि आखिर जो जिस रेट पे पहले वो अपना सामान बेच रहे थे उस रेट पे ना बेचकर वो एक्स्ट्रा जो GST लग रहा है, जैसे कि हमने बात की बादाम के व्यापारी से, उन्होंने कहा पहले जो हम बेचते थे उसके अंदर ऑलरेडी पहले 5% लग के आता था, लेकिन अब उनको उसी रेट के ऊपर 12% का GST लगा कर कस्टमर को देना पड़ता है। तो कस्टमर उससे पूछता है कि अब आप एडिशनल क्यों ले रहे हो, अब तो GST लग गया, चीज़ सस्ती होनी चाहिए, महंगी क्यों हो रही है। तो अनु, क्या यही तस्वीर बाकी चीज़ों में भी दिखाई दी? ड्राई फ्रूट में तो जैसे है काजू पर अलग, बादाम पर अलग, बाकी चीज़ों पर अलग, तो उस इलाके में और जो बाजार हैं, क्या उन व्यापारियों की भी यही दिक्कत है? और क्या कोई उम्मीद है कि धीरे धीरे जैसे GST को लेकर समझ बढ़ेगी तो तस्वीर साफ होगी और आसानी होगी? क्या ये उम्मीद है? बिल्कुल प्रीति, ये थोड़ी सी हम उम्मीद कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ड्राई फ्रूट्स की ही नहीं थी, लेकिन और भी तरह के, जैसे कपड़ा व्यापारी काफ़ी समय से एक वो आंदोलन ही लेके बैठे हैं, अपनी दुकानें बंद करके बैठे हैं GST के विरोध में। तो ये हर एक सेक्टर में, आप हर एक कैटेगरी में कह सकते हैं कि इस तरह की दिक्कत व्यापारी जो है वो झेल रहे हैं। रही बात कि इस तरह की दिक्कत कब खत्म होगी, अभी हाल ही में GST को लागू हुए को कुछ 10 दिन के करीब ही हुए हैं। व्यापारी उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी उसी कॉन्सेप्ट में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ, जो बाज़ार की रफ्तार थी वो उनके मुताबिक काफ़ी धीमी पड़ गई है। अच्छा, अब थोड़ा सा ग्राहकों को लेकर अगर बताएं अनु, क्या ग्राहक सीधे सीधे मान जाता है अगर दुकानदार कहता है कि ये बिल है आपका और इतना GST लगा है? क्या वो सीधे सीधे मान रहा है? उसके लिए आसानी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि अब 1 जुलाई से GST लागू होगा। ग्राहकों के क्या रुख है अब? बिल्कुल प्रीति, अगर मैं आपको दोनों बाज़ार की अगर हम बात करें, जैसे हम बिग बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे एक पूरा डिजिटलाइज बिल हमारे पास आता है। उसमें ग्राहक चाहे इतने ध्यान से नहीं देखता होगा, लेकिन अगर हम ऐसे किसी मार्केट में जाते हैं उसमें ग्राहक एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखता है कि किस में क्या रेट लगाया गया है। जब हम इसी मार्केट में गए तो एक हमने देखा कि दुकानदार जो है, सबसे बड़ी बात, एक नहीं, एक ही ग्राहक को 2 से 3 बिल दे रहा है।
यानी कि जो सामान वो खरीद रहा है उसका अलग अलग बिल बना के दे रहा है। तो ग्राहक सबसे पहले कंफ्यूज यहाँ हो जाता है कि जब मैंने सामान एक ही दुकान से ख़रीदा है तो मुझे हर चीज़ का अलग बिल क्यों दे रहा है। तो उसको जो आपका जो ओनर है जो शॉप का, वो समझाता है कि क्योंकि हर एक पे अलग अलग GST लगा है, इसलिए वो भी उस GST को समझ रहा है, अलग अलग बिल बना के दे रहा है, लेकिन ग्राहक को पैसा वही देना है जो GST के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। तो ग्राहक सबसे पहले इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि जब मैं एक ही शॉप से 3 बिल क्यों लूँ। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ रही है जो ग्राहक और जो आपका रिटेलर या होलसेलर है उनकी मेलजोल में। बिल्कुल अनूप, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक पशुपेश वाली स्थिति अलग अलग बाजारों में ज़रूर नज़र आ रही है और देखा जाए जब भी इस तरह के बड़े कदम उठाए जाते हैं तो थोड़ा बहुत असमंजस, शुरू में थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन जितनी जल्दी ये परेशानी पशुपेश दूर होगा उतना ही जल्दी ग्राहकों को और कारोबारियों को दोनों को फ़ायदा मिलता भी हमें नज़र आने लगेगा। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं। हमें से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भारत में बाल विवाह अब गुजरे ज़माने की बात हो गई है। ज़्यादातर को ये भी लगता है कि अगर बाल विवाह होते भी हैं तो वो ग्रामीण इलाकों में होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे परे है। ताज़ा जनगणना के आंकड़े जो सामने आए हैं उससे ये साफ हो रहा है कि शहरों में भी बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। ये बात भले ही हैरत अंगेज लगे, लेकिन ताज़ा रुझान यही है कि अब शहरों में भी बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। गांव में तो ये समस्या कभी खत्म नहीं हुई। NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और एक गैर सरकारी संस्था के साझा अध्ययन से ये सामने आया है कि महाराष्ट्र जैसे धनी राज्यों में भी बाल विवाह में इजाफा हुआ है। उधर 2011 के जनगणना आंकड़ों पर आधारित इस विश्लेषण में पाया गया है कि गुजरे 10 साल में राजस्थान में आधे से ज्यादा लड़कियों की शादी 10 से 17 वर्ष की उम्र के बीच हो गई। 50% से ज्यादा लड़कों की शादी 10 से 20 साल की आयु के बीच हुई। भारत में लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 साल से कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी है। इसके बावजूद बाल विवाह धड़ल्ले से जारी है। अधिनियम बहुत अच्छा है। अधिनियम में नियुक्ति की गई है कि हर राज्य को बाल विवाह निषेध के ऑफिसर्स नियुक्त करने हैं। मुझे लगता है कि जिम्मेवारी डालनी पड़ेगी। अगर फला शख्स इस इलाके का अधिकारी है तो उस पे जवाबदेही मांगनी पड़ेगी कि तुम्हारे इलाके में 10 बाल विवाह क्यों हुए, तुम क्या कर रहे थे। NCPCR और यंग लाइव्स नामक संस्था ने अपने विश्लेषण में पाया कि देश में 2011 से पहले के 10 साल में शहरी जिलों में औसतन 20% लड़कियों की शादी 10 से 17 वर्ष की उम्र में हो गई। वैसे इस मामले में देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रहा। विधि सम्मत उम्र से पहले बाल विवाहों के आज भी जारी रहने के पीछे एक प्रमुख कारण ये माना जाता है कि विभिन्न समुदायों की मान्यताओं और कानून के नजरिए के बीच फर्क है। जब हम तो सोचते हैं कि लड़कियों को शादी कर दो तो उनकी हमारी जिम्मेवारी खत्म, तो उससे उनकी सुरक्षा बढ़ गई, वो बहुत ही गलत सोच है। हमेशा हमने चाइल्ड मैरिज को या बाल विवाह को सिर्फ एक हेल्थ इशू से देखा है। एक ये समय आ गया है कि हम उसको एक बाल अधिकार और बाल सुरक्षा का मुद्दा बनाएं। पहले कई अध्ययनों में ये सामने आया कि विभिन्न स्थानीय समुदायों में माना जाता है कि मासिक धर्म शुरू होते ही लड़कियां विवाह के लायक हो जाती हैं। गरीबी, शिक्षा का अभाव, जाति के अंदर शादी करने की भावना, बड़े परिवारों में लड़की को जिम्मेदारी मानना और पितृसत्तात्मक मान्यताएं भी इस सामाजिक बुराई के जारी रहने के कारण हैं। ताज़ा अध्ययन से इसी बात की पुष्टि हुई है कि 21वीं सदी में भी वास्तविक अर्थ में एक आधुनिक समाज बनने की भारत की यात्रा अधूरी है। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए। कभी पिछड़े गांव में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश का हसुड़ी अब कैसे बना विकास की मिसाल। I think they're ready to surrender. INA की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder.
Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. और अब का मुद्दा। हफ्ते के मुद्दे में हम चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी पर उस इलाके का हाल आपको बता रहे हैं जहां से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। 100 साल पहले यहां किसानों ने ऐतिहासिक संघर्ष किया था, लेकिन आज ये इलाका कृषि संकट से जूझ रहा है। यहां छोटे और मझोले किसान मुसीबत में फंसे हैं। पश्चिमी चंपारण के हरे भरे खेत, यहाँ की मिट्टी खासी उपजाऊ है। इसी वजह से यहाँ साल में 3 फसलें होती हैं। गन्ना यहाँ की लाइफलाइन है। बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिलें यहीं पर हैं। ये इलाका धान की कई शानदार किस्में भी देता है। फिर भी हल बैल से खेती करने वाले किसान हों या ट्रैक्टर और मशीनों वाले, सभी बराबर परेशान हैं। आज के डेट में जो दुर्दशा है किसानों का वो बदतर है। हालांकि जो चंपारण है उपजाऊ जमीन है, अंग्रेज ने जो फैक्ट्रियां लगाई, अंग्रेज के पहल से जो फैक्ट्रियां लगा, वो आज फैक्ट्री मेरे यहाँ सुचारू रूप से एक चनपटिया छोड़ दीजिए, बाकी हमारे जिला का चालू है। हालांकि गन्ना को किसान जब सींचता है तो पानी बड़ी दिक्कत से और बड़ी महंगी खेती हो जाती है। किसान मजबूरी में खेती कर रहा है, उसके पास कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। अगली पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी तो इसको झांकना तक भी नहीं देने जा रही। ये परिणाम है। 100 साल पहले पूर्वी चंपारण इलाके में ही सबसे पहले गांधी जी के पांव पड़े थे। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह लंबे समय से इस क्षेत्र की लोकसभा में नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर भी किसानों की माली हालत खराब हो रही है, जबकि बिचौलिए फल फूल रहे हैं। यहाँ महीन धान होता है बासमती, आप मार्केट में हम लोग लेकर जाएंगे उसको बेचने के लिए, तो इसका खरीदार कोई नहीं है। और बाद में कोई बनिया कहे अरे यार बहुत जरूरी है कुछ ले लो, तो कहेगा ठीक है औने पौने दाम मिलेगा। और आप उसके पास जाएंगे हमको चाहिए 2 क्विंटल चावल, तो उसका सीधे दूना तिगुना रेट पर वो देने को तैयार होता है। किसान के पास जब है उसका कोई मूल्य नहीं। राधा मोहन सिंह के प्रयासों से यहाँ योग गुरु बाबा रामदेव की फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने वाली है। उम्मीद की गई है कि उससे किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल सूरत यही है कि यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था झटके खा रही है। देखिए, हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है और पूसा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने अनुसंधान हैं, मैं कहता हूं कि वो वायुयान की गति से चल रहे हैं। बीच में जो प्रसार का तंत्र है वो बिल्कुल बैलगाड़ी के रफ्तार में। चंपारण में छोटे होते गए खेतों और भूमि सुधार ठीक से लागू नहीं होने की वजह से कई समस्याएं पैदा हुई हैं। यहाँ कुटीर उद्योग तबाह हो चले हैं। इसी वजह से किसानों के साथ साथ खेतीहर मजदूरों का दर्द भी बढ़ रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए चंपारण से कैमरामैन दुश्मनता के साथ अरविंद कुमार सिंह।
और अब बात बाढ़ से बढ़ती मुसीबत की। खासकर पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम के 23 जिलों की 15 लाख से ज्यादा आबादी इससे पीड़ित है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। असम के ज्यादातर इलाकों में ऐसा ही नजारा है। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। घरों और मुख्य सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। असम के 23 जिलों में 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। लखीमपुर, बोंगाईगांव, गोलाघाट, धेमाजी, जोरहाट और बारपेटा जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इस साल असम में 40 लोगों की जान जा चुकी है। खाना पीना नहीं है, बांध पानी आ गया, पर हम लोग का दमकल भी डूब गया। अभी पानी पीने के लिए मुश्किल हो गया। हम लोग रास्ता में ऐसे तकलीफ में हम लोग रहता है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का करीब 73% इलाका भी पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से 6 हिरणों ने दम तोड़ दिया। And almost 102 camps out of 178 camps are being affected by water, and our staffs are on high alert, and so we are expecting more higher flood levels in coming days. कुछ ऐसा ही हाल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी है। अरुणाचल के पापुम पारे जिले के लापताप गांव में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। इस हादसे में 5 मकान पूरी तरह तबाह हो गए, जिससे 14 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जबकि नागालैंड के दीमापुर में मंगलवार को सबसे पुराना लोहे का पुल ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी भारी बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बीते 48 घंटों से लगातार बारिश से इलाहाबाद के कई इलाकों में लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। बारिश लगभग 48 घंटे हो गए बारिश होते हुए। सारी रोड भरी हुई है और आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। इसके साथ साथ अब तो रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल रहा है कि पूरा रेलवे ट्रैक पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ की स्थिति ये हो गई है कि चलना मुश्किल हो गया है। वहीं उत्तराखंड में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राजधानी देहरादून के कई रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुवाहाटी और इलाहाबाद से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आजादी के बाद समाज से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इतिहास के पन्नों पर आज एक नजर इस बुराई को खत्म करने के लिए बनाए गए कानूनों पर। भारतीय समाज से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए 1961 में भारतीय संसद ने दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार दहेज लेना और देना अपराध बनाया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 साल की कैद होगी। इस कानून में दहेज को परिभाषित करते हुए कहा गया कि प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को दहेज माना जाएगा। 1983 में भारतीय दंड संहिता में धारा 498A जोड़ी गई। इसके तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया। 1986 में आईपीसी में धारा 304 भी जोड़ी गई, जिसके तहत दहेज प्रताड़ना को गैर जमानती माना गया और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का हसुड़ी गांव इन दिनों चर्चा में है और वजह है यहां के लोगों को मिलने वाली हैरान कर देने वाली सुविधाएं। हसुड़ी गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां के लोगों के पास स्मार्टफोन से लेकर वाईफाई तक की सुविधाएं भी मौजूद है। साथ ही यहां सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा सकते हैं। कभी पिछड़े गांव में गिना जाने वाला हसुड़ी आज विकास की मिसाल बन गया है। हाथों में स्मार्टफोन, सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई और साफ सुथरे शौचालय। ये नजारा किसी शहर का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के हसुड़ी औसानपुर गांव का है। कभी पिछड़े गांवों में शुमार किए जाने वाला हसुड़ी देश का पहला जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन वाला गांव बन गया है। इसके जरिए अब लोग पूरे गांव की जानकारी घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं। गांव में बढ़िया सुविधा हुआ है और ये सब सड़क का काम हुआ है। हर एक चीज का मतलब गंदगी वाला एक बैग हट गया। तो अब तो अच्छा लगता है। अब कौन अब तो दिनों दिन अच्छा लगे। नेपाल बॉर्डर से लगे इस गांव में फिलहाल 23 सीसीटीवी कैमरे, 7 जगहों पर वाईफाई, हॉटस्पॉट और 23 पब्लिक एड्रेसिंग स्पीकर लगे हैं।
इनके जरिए गांव के लोग कहीं से भी सरपंच से सीधी बात कर सकते हैं। उपलब्ध हूँ, आके वो अपनी समस्या बता सकते हैं हमको, उसका समाधान किया जाएगा। गांव का अपना डिजिटल मैप और वेबसाइट है, उन पर हर मकान और यहाँ के बाशिंदों का डेटा मौजूद है। इसके अलावा तालाब, खेती लायक जमीन, नहरों और सड़कों का ऑनलाइन पता लगाया जा सकता है। यहाँ के प्राइमरी स्कूल भी हाईटेक हैं। प्रशासन इस काम के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा है। सपना मेरा बड़ा था कि मैं कोई ऐसा गांव बनाऊं कि जो नजीर बने और यूपी का पहला गांव बने, जो गांव में शहर की सुविधाएं रहें, लेकिन गांव शहर जैसा ना हो। गांव के लोगों को हाईटेक तरीके से हम नई नई सुविधाएं, नई नई चीजें ला के दें। गांव को हाईटेक बनाने की प्रेरणा गुजरात के पंसूरी गांव से मिली। गांव वालों और प्रशासन के प्रयासों ने कम समय में हसूड़ी की काया पलट दी है। अब यह गांव पंसूरी से भी ज्यादा हाईटेक बन गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के हसूड़ी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।